Hello guys and welcome to Basics of Sociology. In today's lecture we will study Bombay School of Thoughts in Indian Sociology and we will discuss its meaning, origin and important thinkers and its significance in understanding Indian society. Today we start Bombay School of Thoughts. The Department of Sociology at the University of Bombay was established in 1919s, making it one of the oldest sociology department in India. अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई में 1919 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। और इसके एचओडी कौन थे? जब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था तब इसके एचओडी थे पैट्रिक गिडिंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कभी कभी आपको ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई कोई पूछ ले तो पैट्रिक गिड्स थे, ठीक है। उस टाइम कौन थे? पैट्रिक गिड्स 1919 से लेके 1924 तक। और उसके बाद जो ये डिपार्टमेंट है जिसके किसके होते हुए ये काम आगे बढ़ा है, इस डिपार्टमेंट को चलाया है जीएस गुरे ने, ठीक है, जिनको आप फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हो, ठीक है। वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं और फाउंडर ऑफ बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं हमारे, इसीलिए इनको भूलना नहीं है, मैंने इसलिए ये बता दिया ताकि आपको हमेशा याद रखना है कि कौन कब थे और कब से स्टार्ट हुआ है। 1990 से 1924 तक आपके पैट्रिक गिड्स एक थिंकर हैं जो एचओडी थे किसके? यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई के। और इसको क्या बोला जाता है? मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इसको सबसे ओल्डेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो भी बोला जाता है, ठीक है। The Bombay School of Thoughts in Sociology is another prominent intellectual tradition in India, emerging primarily from the Department of Sociology at the University of Bombay, जिसको आज मुंबई बोला जाता है। Established हुआ है early 19th century, in the early 20th century, sorry. It is known for its empirical research, urban sociology, and focus on modernization and social change within the Indian context, ठीक है। और ये स्कूल किस पे फोकस करता है? This school focus on understanding Indian society थ्रू किसके जरिए? थ्रू द फील्ड वर्क, विलेज स्टडी, कास्ट, आप इसमें देखते हो किनशिप, फैमिली, ट्राइब्स, रिलीजन एंड कल्चर्स। ये सारा आपका किस पे फोकस करता है? इंडियन सोसाइटी पे। ये स्कूल इस पे ही इन्हीं चीजों पे फोकस करता है, ठीक है। ये स्कूल ऑफ थॉट जो भी है बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट, ये इस पे फोकस करता है। और ये कंबाइंड इंडोलॉजिकल अप्रोच विच स्टडी द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड ट्रेडिशंस। ये आपको पता होगा शायद इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट को या एंशिएंट ट्रेडिशंस को क्या करता है, उसको उसके जरिए क्या करता है? एनालिसिस करता है हमारे इंडियन सोसाइटी को, ठीक है। उसी के जरिए आप क्या करते हो? अपनी वही अप्रोच यूज करके अपनी स्टडी करते हो, उसको बोलते हैं हम इंडोलॉजिकल अप्रोच। एंड और किसे? ये हमारा विद द एम्पिरिकल अप्रोच, खाली इंडोलॉजिकल अप्रोच नहीं, विद द एम्पिरिकल अप्रोच भी यूज करते हैं। मैंने लिखा है इट इज नोन फॉर दिस एम्पिरिकल अप्रोच। एम्पिरिकल अप्रोच मींस व्हिच इज बेस्ड ऑन द फील्ड वर्क एंड ऑब्जर्वेशन, ओके। तो उसको बोलते हैं हम एम्पेरिकल अप्रोच या एम्पेरिकल रिसर्च, ठीक है। जीएस गुरे द डिपार्टमेंट फर्स्ट हेड प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग इट्स डायरेक्शन एंड फोकस, है ना। उन्होंने ही इसको क्या किया है? ज्यादा शेप दी है, ज्यादा उन्होंने ही फोकस किया है, ठीक है। और एचओडी आपको मैंने बोला है 1924 के बाद कौन थे? हमारे जीएस गुरे थे। और कुछ थिंकर्स हैं, ठीक है। इन थिंकर्स पे भी आपने थोड़ा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिसमें आपके जीएस गुरे, एआर देसाई, इरावती कार्वे, एमएन श्रीनिवास, ये सारे वो थिंकर्स हैं जो किससे? बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। खाली यही थिंकर्स नहीं है, इनमें और भी कुछ थिंकर्स है जैसे के एम कपाड़िया इज आल्सो कपाड़िया, KAPADIA कपाड़िया, वो भी क्या है? वो भी बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें मैंने शायद पैट्रिक गिड्स लिखा नहीं है, बट ये हमेशा याद रखना आपको। पैट्रिक गिड्स क्या है? एक ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट टीचर्स ऑफ सोशियोलॉजी है यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई की, है ना। उन्होंने भी प्लेड किया इंपॉर्टेंट रोल किसको लेके? डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया को लेके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बाकी ज्यादा इसके बारे में सोचने की नीड नहीं है पैट्रिक गिड्स में, ठीक है। एचओडी थे, ये आपको पता होना चाहिए। हम बात करते हैं अब जीएस गुरे की। जीएस गुरे
इंपॉर्टेंट थिंकर है। आपके नेक्स्ट यूनिट पूरा ही जीएस गुरे पे है, उसके उसमें हम और डीप में स्टडी करेंगे कि जीएस गुरे का थोड़ा वर्क के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी बायोग्राफी, उन सारी चीजों में हम नेक्स्ट क्लास में ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जब भी मैं जीएस गुरे की बात करूं तो आपको एक सबसे पहले ये होना चाहिए कि जीएस गुरे इज ऑफन रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी एंड हिज वर्क अराउंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग कास्ट, ट्राइब्स, किनशिप, रिलीजन है, इन सब पे इनका बहुत काम रहा है। He is best known for extensive studies on the caste systems. He also worked on urbanization and the social issue arising from the rapid growth of cities, making significant contribution of urban sociology. है ना, जीएस गुरे की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया इनका क्या है, इनका बहुत ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी रहे हैं और साथ साथ में इन्होंने बहुत से एस्पेक्ट्स हमारे इंडियन सोसाइटीज के कवर किए, जिसमें आपकी कास्ट, ट्राइब, किनशिप, रिलीजन, फैमिली, ये सारी चीजें आपकी इन्होंने स्टडी की हुई है। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया और इन्होंने एक वर्क किया है, मतलब आल्सो वर्क ऑन अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है, अभी तक तो आपने पढ़ लिया होगा, जो 5th सेमेस्टर के अभी लेक्चर देखेंगे। अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब क्या करते हैं, जो रूरल पीपल्स होते हैं वो माइग्रेट होके मूव करते हैं कहाँ, अर्बन की तरफ। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन बोलते हैं। और सोशल इश्यूज जो भी अराइज हुए हैं हमारी सोसाइटीज में, हमारे अर्बन सिटीज में या रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज में, उसके बारे में भी इन्होंने बात की है। मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अर्बन सोशियोलॉजी आल्सो। ठीक है, हिज इंपॉर्टेंस वर्क इंक्लूडिंग कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है बट याद होना चाहिए। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये सारी चीजें आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बता दूंगा जब जीएस गुरे को हम पढ़ेंगे, उसमें कुछ बुक्स के नाम भी बता दूंगा। हाँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो थोड़ा लाइक भी कर लिया करो, ठीक है, और एक कमेंट भी कर लिया करो ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊं या नहीं बनाऊं। ठीक है, तो इनकी कंबाइंड स्टडी थी, ही कंबाइंड द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड विद फील्ड वर्क, फील्ड बेस्ड रिसर्च है, इनका कंबाइंड वर्क रहा है। इन्होंने टेक्स्ट के बेसिस इंडियन टेक्स्ट एंशिएंट जो है, जिसको मैंने इंडोलॉजिकल अप्रोच भी आपको बताया है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी इन्होंने स्टडी की और इन्होंने फील्ड वर्क भी किया, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस भी की है, ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च भी की है, मैंने आपको यहाँ पे बताया भी एम्पेरिकल रिसर्च के बारे में। सेकंड आते हैं आपके ए.आर. देसाई। ठीक है, ए.आर. देसाई आपने शायद नहीं पढ़े हैं। ए.आर. देसाई जो थिंकर्स हैं, ये क्या है, ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, किसी सेमेस्टर में नहीं आए हैं ए.आर. देसाई, और इसमें मुझे लगता है इसमें होंगे ए.आर. देसाई। इनका बहुत फेमस वर्क है किस पे, कि हमारी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पे इनका एक बहुत फेमस जो बुक है वो हम पढ़ेंगे। जब इनको हम पढ़ेंगे तो देसाई इज नोटेबल फॉर हिज मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंडियन सोसाइटी, ही क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट। ठीक है, इन्होंने क्या एग्जामाइन किया, क्या छानबीन किया है कि कैसे इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनियलिज्म का, ठीक है, एंड कैपिटलिज्म का किस पे, इंडियन सोसाइटीज पे, इसके बारे में इन्होंने काम किया है। ठीक है, और उसके बारे में इन्होंने पूरा एक बुक भी लिखा है जिसमें आपको सोशल बैकग्राउंड बताया मैंने इंडियन नेशनलिज्म का, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड बताया है, आजादी से पहले कैसे बैकग्राउंड था, पूरा इंडियन नेशनलिज्म था। देसाई एंड एनालिसिस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोवाइडेड इनसाइट्स इनटू द क्लास रिलेशन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन रूरल इंडिया। इन्होंने क्या एनालिसिस किया, क्या छानबीन किया, रूरल सोशियोलॉजी को पढ़ा है। ठीक है, रूरल सोसाइटी, सोशियोलॉजी तो आपको पता है साइंटिफिक स्टडी होती है किसी सोसाइटी की, लेकिन तो रूरल मतलब गांव के लोगों के, रूरल एरियाज की, और एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर्स जो हमारे एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर्स हैं रूरल एरियाज में, उनके बारे में इन्होंने बताया, उसके बारे में इन्होंने नॉलेज हमें दिया है। इनटू द क्लास रिलेशंस, उनके बारे में कैसे कैसे रिलेशंस हैं वो उसके बारे में बात की है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है हमारे रूरल इंडिया में समाज में कैसे डिवीजन है, स्ट्रेटिफिकेशन मींस डिवीजन, ठीक है, कैसी डिवीजन है हमारे रूरल इंडिया में, किस किस के बेसिस पे हम डिवाइड हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, ये सारे इनके ही काम है। ही स्टडीज फोकस ऑन नेशनलिज्म, क्लास रिलेशंस, एग्रीगेरियन सोसाइटीज, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट है इरावती कार्वे, और इरावती कार्वे भी आपने, मुझे उम्मीद है अभी नहीं, इरावती कार्वे भी नहीं आया है, सॉरी, इरावती कार्वे भी नहीं पढ़ी है आपने। इरावती कार्वे इज द फर्स्ट वुमेन सोशियोलॉजिस्ट इन इंडिया। जब भी हमें कभी ये इंडिया के ये कभी क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट फीमेल कौन थी या फर्स्ट वुमेन कौन थी जो सोशियोलॉजिस्ट थी, वो इरावती कार्वे थी। और कार्वे का वर्क जो है, इरावती कार्वे वर्क प्राइमरीली फोकस्ड ऑन किनशिप, फैमिली स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफी। ठीक है, इन सारी चीजों पे इनका प्राइमरी फोकस रहा है, इस पे इन्होंने काम किया है। ठीक है, किनशिप में इनकी एक बुक है जिसको किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया भी से भी
जाना जाता है। एंड शी ऑब्जर्व्ड दैट इन नॉर्थ इंडिया मैरिज विद इन द सेम विलेज और अमंग क्लोज रिलेटिव्स जनरली अवॉइडेड। whereas in many South Indian communities marriage being certain cousins is socially accepted। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इन्होंने डिफाइन करके बताया है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन कैसा किनशिप है हमारा इंडिया का। ठीक है, उन्होंने नॉर्थ और साउथ को कंपेयर करके यही चीजें बताई हैं कि एक ही विलेज में जो है आपको कहीं, जैसे नॉर्थ का अगर कल्चर देखोगे तो वो अपने रिलेटिव्स में या क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज नहीं करते, अवॉइड कर देते हैं। वहीं साउथ में देखोगे तो वो एक्सेप्ट करते हैं, सोशली एक्सेप्ट होता है मैरिज बिटवीन सर्टेन कजिन्स। ठीक है, जैसे आप देखते हो यहाँ बहुत से अभी मतलब एज अ डोगरा की बात करें, एज अ गुफ्ताज की बात करें, हमारे और नॉर्थ साइड्स में बात करें, हम भी नॉर्थ में ही आते हैं बट हमारा थोड़ा सा कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं साउथ के साथ मानो तो चल पड़ता है। जैसे कि क्रॉस कजिन मैरिज हम अलो करते हैं, बट आप कुछ ऐसी भी कास्ट से कुछ ऐसे भी वर्नास हैं जिसमें का जो क्रॉस कजिन मैरिज है वो भी अलो नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ रिलीजन्स हैं, ठीक है, जिसमें अलो नहीं है। तो ये इसकी स्टडी इरावती कार्वे ने की थी और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नाम था। ठीक है, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था नॉर्थ को और साउथ कम्युनिटीज को मैरिज को लेके उनका कैसा क्या है। एंड शी एक्सप्लेन दैट फैमिली एंड किनशिप पैटर्न डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, शी कंडक्ट एक्सटेंसिव फील्ड वर्क एंड रोट इन्फ्लुएंशियल बुक लाइक अ किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक, ये बता दिया मैंने। फिर एक और थिंकर्स आते हैं, एम.एन. श्रीनिवास। इंपॉर्टेंट थिंकर है एम.एन. श्रीनिवास की अगर हम बात करें तो श्रीनिवास इज मोस्टली कॉमनली एसोसिएटेड विद बैंगलोर स्कूल्स एंड हिज अर्ली एकेडमिक वर्क्स एंड इन्फ्लुएंस वेर आल्सो लिंक्ड द बॉम्बे स्कूल। ठीक है, श्रीनिवास डेवलप्ड द कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन। जब हम एम.एन. श्रीनिवास को पढ़ेंगे तब हम इनके ये कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। और रूरल सोशियोलॉजी जो आपका कोर्स है या रूरल सोसाइटी इन इंडिया जो आपका कोर्स है उसमें आप जरूर पढ़ोगे कि डोमिनेंट कास्ट क्या है, संस्कृताइजेशन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, सेकुलराइजेशन क्या है। इसमें दो ही कंसेप्ट आपके लिए नए हो सकते हैं, जैसे डोमिनेंट कास्ट एंड संस्कृताइजेशन। वैसे वेस्टर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन आपको पता है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना वेस्टर्नाइजेशन। तो डोमिनेंट कास्ट क्या है? When we talk about the dominant caste बहुत से माइंड्स में बच्चों का ये रहता है कि डोमिनेंट कास्ट आर दोज कास्ट लाइक अ ब्राह्मण्स, अपर कास्ट इज आल्सो डोमिनेंट। नहीं, डोमिनेंट कास्ट अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास, नॉट मी, अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास, डोमिनेंट कास्ट वो कास्ट है जिस उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। वो बोलते हैं जिस भी कास्ट में ये वाली करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है किसी विलेज में, अगर ये 4 की 4 या 5 करेक्टरिस्टिक्स जो वो बताते हैं वो है, तो वो क्या है, वो डोमिनेंट कास्ट है। जैसे कि डोमिनेंट कास्ट के लिए वो बोलते हैं एक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, अगर किसी भी विलेज में जिस कास्ट की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अगर वो ज्यादा है, वो उनके पास लैंड जो है, फर्टाइल लैंड अगर उनके पास है, और साथ साथ में उनके पास और क्या चीजें, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस उनकी कास्ट की ज्यादा है, और उनका साथ साथ में जो अपना सोशल ये जो सर्विसेज है उसमें वो इंडल्ज है, मींस के सर्विस सेक्टर्स में उनके लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में उनके लोग हैं, उस वाली कास्ट को वो डोमिनेंट कास्ट करते हैं। ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स वो बताते हैं। ठीक है, और तो उसको अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक जिस भी कास्ट में है या 5 कैरेक्टरिस्टिक जिस भी कास्ट में है उसको वो डोमिनेंट कास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं सोचना कि डोमिनेंट कास्ट ब्राह्मण्स है, वैसा नहीं है। जिस भी सोसाइटीज में, जिस भी विलेज में ये 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स उस कास्ट में फॉलो, अगर उसमें फॉल करती हैं तो समझो वो कास्ट जो है वो डोमिनेंट कास्ट है। ठीक है, उसको डोमिनेंट कास्ट बोलते हैं। सेकंड कांसेप्ट है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन मींस जब लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो अपर कास्ट के रिचुअल्स, अपर कास्ट की वैल्यूज, अपर कास्ट के नॉर्म्स प्रॉपर्ली वैसे ही फॉलो करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ठीक है, जब वो अपर कास्ट के सारे रिचुअल्स वैसे ही परफॉर्म करते हैं सब कुछ, तो उसको बोलते हैं हम संस्कृताइजेशन। Srinivas developed, ये बोल दिया मैंने, he emphasized on field work and participant observation and reached a methodological approach in Indian society। इनका ज्यादातर फील्ड वर्क रहा है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मींस के खुद जाके पार्टिसिपेट किया है, जो भी इन्होंने वर्क किया है वहां पे जाके खुद भी मतलब उन लोगों में वैसे ही पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, एक होता है खाली नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मींस कि खाली देखकर ऑब्जर्व करके आ जाना, एक होता है पार्टिसिपेट करना मींस कि उसमें भी उन लोगों में जाके वैसे ही पार्टिसिपेट करना, वैसे उनके साथ रहना, जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही करना, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने यही मेथड जो है, यही मेथोडोलॉजिकल अप्रोच उन्होंने यूज की है इंडियन सोशियोलॉजी को समझने के या इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। ठीक है, और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं।
ठीक है, द बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट्स हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, इट एम्फेसाइज ऑन एम्पेरिकल रिसर्च, ठीक है, ज्यादा किस पे, अपनी एम्पेरिकल रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड वर्क, इस पे ही ज्यादा उन्होंने क्या किया है, ज्यादा फोकस किया है। अर्बन सोशियोलॉजी एंड द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सोशल इश्यूज प्रोवाइडेड अ रोबस्ट फ्रेमवर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इसी चीज को लेके इन्होंने ये सारी चीजें की है। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलर्स लाइक जीएस गुरे, ए आर देसाई कंटिन्यू टू बी फाउंडेशनल इन द फील्ड ऑफ शेपिंग कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल रिसर्च एंड टीचिंग्स, ठीक है, यही सारी चीजें आपको देखने को मिलती है इसमें। और जनरली अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो जो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट्स है रिप्रेजेंट करता है रिग्रेस एंड एम्पेरिकल ग्राउंडेड अप्रोच टू सोशियोलॉजी, ठीक है, विद अ स्ट्रांग फोकस ऑन सोशल रियलिटी, अर्बनाइजेशन, कास्ट, सोशल चेंज इन इंडिया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं इसमें। तो यही था आपका क्या, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। इन सिंपली अगर बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट्स को मैं बता दूं तो ये आपका क्या है, फाउंडेशन है मॉडर्न सोशियोलॉजी का, ठीक है, और सक्सेसफुली कंबाइन करता है जो इंडियन ट्रेडिशंस है उनको विद साइंटिफिक फील्ड वर्क से, ठीक है, मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ द कास्ट, फैमिली, किनशिप, ट्राइब्स, विलेज, रिलीजन, अर्बन लाइफ, है ना, सबको। और आपको थिंकर्स भी अगर इसमें मैं बता दूं तो वही है पैट्रिक गिट्स, जी.एस. बुरे, इरावती कार्वे और के एम कपाड़िया, मैंने बता दिया, ए आर देसाई, ये कंटिन्यू इन्फ्लुएंस करते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च की टीचिंग इन इंडिया को, ठीक है। और ये इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यही है इसका कंक्लूजन, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखते हो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट्स, तो वो फोकस करता है, ये क्रिटिसिज्म ये है कि ये ज्यादा फोकस किस पे करता है, ट्रेडिशनल पे, मॉडर्न सोशल प्रॉब्लम्स को उतना ज्यादा फोकस नहीं करता है, ट्रेडिशंस पे। अर्ली स्टडीज पेड लिमिटेड अटेंशन टू इश्यूज सच एज क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी, इंडस्ट्रियल लेबर, रैपिड सोशल चेंज, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं क्या करता है, लिमिट अटेंशन देता है ना, लिमिटेड अटेंशन देता है। तो ये इसका क्या है, क्रिटिक्स है। सम स्कॉलर्स आल्सो आर्ग्यू दैट इज रिलाइड टू हेवीली एंड एंशिएंट टेक्स्ट विद while explaining Indian society, simply we can say, okay? ये तो जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया आपको ये सारी चीजें, तो यही इसका क्रिटिसिज्म है। थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना है, अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है तो एक लाइक और इस पे एक कमेंट होगा, तो मे बी अगला लेक्चर्स भी मैं आपको जो लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट्स है उस पे दे दूं, ठीक है। और अगर सिंपली अब इसको मैं कंक्लूड कर लूं जाते जाते तो यही बोलूंगा कि द बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ये हमारा पोनियर क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी है, क्योंकि ये स्टार्ट ही एस्टेब्लिश्ड हुआ है, स्टार्ट इसी ने किया है, तो ये क्या है हमारा पोनियर, क्या है, पोनियर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय कंबाइनिंग इंडोलॉजिकल एनालिसिस विद एम्पेरिकल फील्ड वर्क है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या है, इंडोलॉजिकल स्टडी की बात भी करता है, इंडोलॉजिकल अप्रोच को यूज भी करता है और साथ में एम्पेरिकल फील्ड भी करता है। स्पेशली किस चीज को लेके, स्पेशली इन द स्टडी ऑफ कास्ट, फैमिली, किनशिप, ट्राइब, विलेज एंड अर्बन लाइफ, इन सारे एस्पेक्ट्स को, इंडियन सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को वो कवर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।